स्विट्जरलैंड एक ऐसा लैंडलॉक्ड कंट्री है जो यूरोप के एकदम हार्ट में सिचुएटेड है। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एरिया जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स का बैटल ग्राउंड था। लेकिन डिस्पाइट स्विट्जरलैंड वाज अनटच्ड बाय द वॉर। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तो स्विट्जरलैंड अकेला ऐसा देश था जिसने वॉर के दौरान दोनों ऑपोजिट साइड से पैसे कमाए थे। और वर्ल्ड वॉर छोड़ो, स्विट्जरलैंड तो पिछले करीब 500 सालों से आज तक किसी भी वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं हुआ है। और इसका नतीजा पर कैपिटा जीडीपी के रैंकिंग्स में आज स्विट्जरलैंड दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज दुनिया की एक भी ऐसी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके साथ स्विट्जरलैंड के राइवल वाले रिलेशंस हो, यानी कि स्विट्जरलैंड की एनिमी कंट्री हो। लेकिन स्विट्जरलैंड इतने कंट्रीज के बीच लैंडलॉक्ड होने के बावजूद ग्लोबली इतने अच्छे रिलेशंस आखिर कैसे मेंटेन कर पाया? वेल, स्विट्जरलैंड के 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी की वजह से, विच इज न्यूट्रलिटी एंड मीडिएशन। एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी जो पिछले कुछ सालों से हमारा देश इंडिया भी अपना रहा है। बट इंडिया ने तो इंडिपेंडेंस के बाद अपनी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए 5 वॉर्स लड़े, जो सभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज से ही हुए हैं। और अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो आज इंडिया के वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सभी नेशंस जो सीमिंगली हमारे एलाइज हैं, उनके साथ भी हमारे कहीं ना कहीं खट्टे मीठे रिलेशंस हैं। अब यूएस को ले लो, इजराइल ले लो, सऊदी, ईरान, कनाडा, ये सभी देश जिन्हें हम हमारे एलाइज मानते हैं, इन सब के साथ इंडिया के रिलेशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो प्राइमा फेसी तो इंडिया की स्ट्रैटेजी स्विट्जरलैंड से एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखाई देती है, राइट? सो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट स्विट्जरलैंड? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इंडिया भी पिछले कुछ डेकेड से स्विट्जरलैंड की तरह ही एक मास्टर स्ट्रैटेजी खेल रहा है अपने फॉरेन रिलेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। और इसके सभी प्रमाण और पूरी स्ट्रैटेजी मैं आज आपको एकदम इजी लैंग्वेज में इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से इंडिया ग्लोबली अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स सारे नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस भी बना रहा है, बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, व्हिच इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन डोंट वरी, आज हम हमारे पूरे कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी को एकदम शॉर्ट में आसान भाषा में समझेंगे। सो इंडिया किस तरह से ये हॉट एंड कोल्ड रिलेशंस मेंटेन कर पा रहा है, ये समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड स्विट्जरलैंड स्ट्रैटेजी, जो एक्चुअली इस गेम का ओजी है। सो देखो, स्विट्जरलैंड ने साल 1515 में फ्रेंच एम्पायर के साथ अपना आखिरी वॉर लड़ा था, जहां वो काफी बुरी तरीके से हार गया था। और बस तभी से उन्हें यह रियलाइज हुआ कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स उनका वे ऑफ मेथड बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि काफी छोटी कंट्री है। और इसीलिए तभी से उन्होंने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना और यह तय किया कि आगे से किसी भी वॉर में वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे। मगर फिर साल 1798 में फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्विट्जरलैंड को इन्वेड करके उसे अपने अंडर ले लिया, जिससे स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर स्विट्जरलैंड 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में कुछ यूरोपियन पावर्स यूके एंड नीदरलैंड्स ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और स्विट्जरलैंड को लिबरेट कर दिया। और इस हार को ऑफिशियलाइज करने के लिए उन्होंने वियना में एक डिक्लेरेशन साइन करके स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल स्टेट का दर्जा दे ही दिया। अब उनके इस डिसीजन लेने के पीछे आइडिया यह था कि उस वक्त के 2 मेजर यूरोपियन पावर्स, द फ्रेंच एम्पायर और ऑस्ट्रियन एम्पायर, के बीचों बीच कोई बफर जोन रहे, जिससे कि पूरे रीजन में स्टेबिलिटी हमेशा मेंटेन हो। और स्विट्जरलैंड के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये परफेक्ट स्पॉट था। और बस यहीं से स्विट्जरलैंड ऑफिशियली दुनिया के सामने एक न्यूट्रल स्टेट बनकर सामने आया। एंड स्विट्जरलैंड ने अपने इस न्यू स्टेटस का काफी ज्यादा फायदा भी उठाया अलायंसेस फॉर्म करने के लिए। देखो, पिछले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड अकेले ने 20 कंट्रीज के बीच टोटल 30 नेगोशिएशंस करवाए, एंड ये भी ऑल अराउंड द ग्लोब, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप में। अगर आप सिर्फ यूरोप में ही देखोगे तो 1985 में कोल्ड वॉर के 2 आर्क राइवल्स यूएसए और यूएसएसआर के लीडर्स की मीटिंग करवाई गई स्विट्जरलैंड के जेनीवा में। उसी तरह टर्की और अर्मेनिया को अगर देखें तो उनमें 100 सालों से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरी को ईज करने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक मीडिएटर का रोल प्ले करके 2009 में ज्यूरिच प्रोटोकॉल साइन करवाया, जिससे उनके बीच के नॉन एग्जिस्टेंट डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए। और कुछ उसी तरह स्विट्जरलैंड ने एशियन कॉन्टिनेंट में भी मीडिएशन का रोल प्ले करके 1954 के जेनीवा कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जहां पर वियतनाम के यूनिफिकेशन के नेगोशिएशंस हुए। कुछ इसी तरह स्विट्जरलैंड ने नेपाल के 10 सालों से चलते आ रहे सिविल वॉर, जिसमें माओइस्ट इंसर्जेंट्स और नेपालीज गवर्नमेंट फाइट में थी, उनके बीच सिचुएशन को मीडिएट करके सिविल वॉर को खत्म कर दिया। उसी तरह अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने यहां पर भी अपना मीडिएटर रोल प्ले किया। अल्जीरियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यह संगठन फाइट कर रही थी 130 साल के फ्रेंच रूल के खिलाफ। एक डील करवा के अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस स्विट्जरलैंड ने दिलाया। 2002 के नॉर्थ सुडान वर्सेस साउथ सुडान नूबा माउंटेन सीज फायर एग्रीमेंट को ले लो,
या फिर साउथ अमेरिका में कोलंबियन गवर्नमेंट वर्सेस रेवोल्यूशनरी फार्क, ये 52 इयर्स से चलते आ रहे कॉन्फ्लिक्ट की सुलह भी स्विट्जरलैंड ने करवाई। सो नाउ इन सभी एग्जाम्पल से हमें एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाता है कि स्विट्जरलैंड पूरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक मीडिएटर कैसे बनता है। मगर सिर्फ मीडिएशन ही नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो है प्रोटेक्टिंग पावर मैंडेट। देखो, अगर इसे आसान भाषा में समझाओ ना, तो स्विट्जरलैंड दो कंट्रीज के बीच एक पोस्ट बॉक्स का भी काम करता है। यानी कि समझो किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर किसी दो कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी पीसफुली रिजॉल्व नहीं होगा। और इसीलिए ऐसे केसेस में स्विट्जरलैंड अपना पावर प्रोटेक्टिंग मैंडेट एक्सरसाइज करता है, जिसके थ्रू कंट्रीज अपनी बातें और अपने इंटरेस्ट को दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। अब इसमें स्विट्जरलैंड का एक अहम रोल दिखा यूएसए और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। हुआ कुछ यूं था कि 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन में कुछ रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ने ईरान में स्थित यूएस एम्बेसी को कैप्चर कर लिया था, जिसे देखकर यूएसए ने ईरान के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे और स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल को अपने इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए अप्रोच किया और इन दोनों पार्टीज के बीच स्विट्जरलैंड एक कम्युनिकेटिंग ब्रिज बना। अब दूसरा एग्जाम्पल यहां पे काफी मेजर है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तो स्विट्जरलैंड ने प्रोटेक्टिंग पावर मैंडेट को एक्सरसाइज करते हुए टोटल 35 कंट्रीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया था। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा रोल प्ले किया था। सो इस न्यूट्रलिटी का स्विट्जरलैंड को एक नेचुरल एडवांटेज हो गया कि इसके वजह से अक्रॉस ग्लोब वो काफी कंट्रीज के लिए मीडिएशन कर पाया एंड देयरफॉर उसके काफी स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बन गए। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज जिस पर मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि दीज अलायंसेस वर नॉट एट ऑल एट द कॉस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड्स नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्विट्जरलैंड अपने एलाई कंट्रीज के भी अगेंस्ट जाने के लिए कभी भी नहीं कतराता। देखो, पास्ट में न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते वक्त स्विट्जरलैंड पर दो बड़े चैलेंजिंग सिनेरियोज आए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, जब उसके बॉर्डर से लगे सारे कंट्रीज किसी न किसी साइड को चुनकर वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। इन शॉर्ट, एज यू ऑल नो, यूरोप दोनों वर्ल्ड वॉर्स का मेन बैटलफील्ड था। मगर ऐसे डिफिकल्ट टाइम में भी जब स्विट्जरलैंड पर किसी साइड को चुनने का प्रेशर पैरामाउंट था, तब भी उसने अपने न्यूट्रलिटी का रास्ता नहीं छोड़ा। इनफैक्ट अपने इसी स्टैंड को मेंटेन रखने के लिए स्विट्जरलैंड आज भी सिर्फ 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, जबकि अकेले स्विस सिटी जेनीवा में ही 40 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स है। और तो और यूरोप के एकदम हार्ट में रहकर, जहां स्विट्जरलैंड के सारे नेबरिंग कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और नेटो मेंबर्स है, स्विट्जरलैंड इन दोनों का भी हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबल पीस के लिए यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था, उसने अपने मेजर ऑफिसेस को स्विट्जरलैंड में ही एस्टैब्लिश किया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक रिकॉग्नाइज्ड न्यूट्रल कंट्री थी। लेकिन इसके बावजूद भी स्विट्जरलैंड ने यूएन को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज होने का डर था। और 57 इयर्स बाद जब वो इस बात को लेकर श्योर हुआ कि उनकी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, तब जाकर उन्होंने 2002 में यूएन ज्वाइन किया। सो फ्रेंड्स, मेन लर्निंग यहां पर क्या है पता है? स्विट्जरलैंड ने अपने ये 2 पॉइंट स्ट्रेटेजी के थ्रू 2 मेजर बेनिफिट्स लिए। नंबर 1, मीडिएशन की वजह से उसके ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बन गए और अब उस देश से कौन ही लड़ना चाहेगा जिसके इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स हैं। नंबर 2, न्यूट्रल स्टैंड की वजह से स्विट्जरलैंड कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन में अपने एलाइज के अगेंस्ट जा पाया, यानी कि उनका लड़ाई में साथ देने के लिए मना कर पाया है। और अब तो उसकी रेपुटेशन ही ऐसी बन गई है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसे अप्रोच भी नहीं करते, और इस वजह से वो खुद भी अपने आप को वॉर लाइक सिचुएशन से बाहर रख पाया है। एंड इनफैक्ट कई केसेस में, जैसे हमने देखा, उसने वॉर्स को ही डिफ्यूज करने में मेजर रोल्स प्ले किए हैं। नाउ अगर हम स्विट्जरलैंड के इंटेंशंस को इंडिया से कंपेयर करें, तो ऑनेस्टली प्राइमा फेसी काफी सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। जैसे नो वॉर न्यूट्रलिटी पॉलिसी इंडिया कभी अपना ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री ऑफ वॉर्स विद नेबर्स। और क्योंकि इंडिया एशिया का एक अपकमिंग सुपर पावर है, इसीलिए इंडिया एग्जैक्टली स्विट्जरलैंड का क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एलाइज थ्रू मीडिएशन वाला मॉडल भी नहीं अपना सका, क्योंकि लेट्स फेस इट, ग्लोबली काफी सुपर पावर्स को इंडिया से थ्रेट है। सो इंडिया ने क्या किया? वेल, अगर आप गौर करोगे तो पिछले कुछ डेकेड से इंडिया ने स्विट्जरलैंड का ओरिजिनल क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एलाइज एंड अपहोल्डिंग इट्स सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट वाला गोल तो फॉलो करना शुरू कर दिया है, लेकिन गोल तक पहुंचने का अप्रोच यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अगेन, ये समझने के लिए लेट्स गेट बैक टू आवर वर्ल्ड मैप, स्टार्टिंग विद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट।
तो यूएस और कनाडा इन दोनों देशों के साथ इंडिया के काफी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। कनाडा को देखें तो वो इंडिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसने सिर्फ 2021-22 में ही इंडिया के 52 प्रोजेक्ट्स में $76 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स किए। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन सिर्फ यही तक नहीं है, आज 400 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करते हैं और वहीं 1000 से ज्यादा इंडियन कंपनीज कैनेडियन मार्केट में बिजनेस करते हैं। लेकिन फिर भी जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो अगेन टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ कनाडा, 2018 में जब कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेओ 7 दिनों के लिए ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आए थे, तब उनको रिसीव करने के लिए ना पीएम गए, ना होम मिनिस्टर, ना फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि उन्हें रिसीव करने के लिए एक जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया था। और तो और जब वो ताजमहल भी घूमने गए तब भी उन्हें प्रॉपरली रिसीव करने ना ही स्टेट के सीएम गए और ना ही कोई मिनिस्टर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने उनका स्वागत किया। और इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ट्रूडेओ सिख कम्युनिटी के वोट्स के लिए खालिस्तानी सपोर्टर्स के अगेंस्ट कोई हार्ड स्टैंड नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट ऐसे कई इंस्टेंसेस है जहां पर उनके प्रेजेंस में खालिस्तानी फ्लैग्स ओपनली होइस्ट हुए और इस सब के वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को एक पावरफुल G7 कंट्री कनाडा के ऊपर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखना पड़ा। फिर अगर बात करें यूएस इंडिया रिलेशंस की, तो ये दोनों कंट्रीज ट्रेड और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स में, जहां इंडिया और यूएस के बीच लगभग $157 बिलियन का ट्रेड होता है, वहीं स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंडिया और यूएस क्वाड के मेंबर्स है और साथ ही मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए पेका और लेमोआ जैसे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तब इंडिया ने अपने कंसर्न को पहले ही रखा है। यह बात है यूएस और इंडिया के बीच हुए न्यूक्लियर डील की। 2010 में इंडिया ने सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज नाम के एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो उन यूएस कंपनीज पर लागू हुआ जो इंडिया में अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सेटअप करेंगे। इस नए एक्ट के थ्रू अगर किसी रिएक्टर में कोई इंसिडेंट/एक्सीडेंट हो तो इंडिया उन यूएस कंपनीज को लायबल मानेगी और उनसे 1500 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मैंडेटरीली लेगी। लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीमली होल्ड करके ये बड़ा डिसीजन लिया। अब अगर बात करें यूरोप की, तो इवन ईयू के ऑफिशियल्स ने 2018 में ये एग्री किया कि इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक जियोपॉलिटिकल पिलर है। ईयू और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस भी काफी स्ट्रांग है। ईयू इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और तो और पिछले 10 सालों में इनका म्यूचुअल ट्रेड 30% से इंक्रीज हुआ है। इसी यूरोप के एक मेजर देश इटली की अगर बात करें तो इसके साथ इंडिया के रिलेशंस सेंचुरीज ओल्ड है। जैसे कि 13th सेंचुरी में इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो इंडिया आए थे और आज इटली इंडिया का ईयू में 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑल्सो इटली पूरे यूरोप में इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन की रैंकिंग में 2nd नंबर पर आता है। मगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आने पर इंडिया ने अपने वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड्स को भी अपोज किया है। बात है 2012 की, जब ऑगस्टा वेस्टलैंड नाम की एक इटालियन कंपनी इंडिया को VVIP हेलीकॉप्टर्स बेच रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि उन्होंने 3546 करोड़ की ये डील सक्सेसफुल कराने के लिए इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को 360 करोड़ रुपए का ब्राइब दिया था। इस स्कैम के बारे में पता चलते ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के सारे एसेट्स फ्रीज करवा दिए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये हेलीकॉप्टर डील भी कैंसिल कर दी। इस इंसिडेंट के बाद से इटली लगातार इंडियन गवर्नमेंट से उस कंपनी के बैन को लिफ्ट करने का रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे रखा। कुछ इसी तरह 2012 में एक और इंसिडेंट हुआ। केरला कोस्ट के कुछ ही दूरी पर 2 इटालियन नेवी पर्सनल्स ने इंडियन फिशरमैन के बोट पर फायर कर दिया था, जिससे 2 इंडियन फिशरमैन की मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने उन दोनों इटालियन ऑफिसर्स को जेल में डाल दिया। इटली ने इस स्टेप को स्ट्रांगली अपोज किया, लेकिन इंडिया बिना ट्रायल के उन सोल्जर्स को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और इसीलिए मजबूरी में इटली को यह मामला इंटरनेशनल आर्बिट्री कोर्ट में ले जाना पड़ा, जिसमें 2020 में जजमेंट देते हुए उस कोर्ट ने कहा कि इटालियन गवर्नमेंट को 10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। इससे यह जरूर दिखा कि इंडिया अपनी बातों पर कितना फर्म स्टैंड ले सकता है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करें तो उसके साथ भी इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग टाइज है। 2022 में दोनों कंट्रीज के ट्रेड वैल्यू $50 बिलियन को क्रॉस किए थे और इंडिया अपने रिक्वायरमेंट का 34% कोल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, जो ऑस्ट्रेलिया देश को हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाता है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज की ट्रेडिंग सिर्फ कोल तक ही सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ट्रेड और ज्यादा
फ्लरिश हो, इसके लिए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम की एक एग्रीमेंट बनाई है, जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के प्रोडक्ट्स का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा था। इससे ऐसा प्रोजेक्टेड था कि सिर्फ इंडिया में 10 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे और इंडिया के एक्सपोर्ट वैल्यूज में $10 बिलियन का एडिशन भी होगा। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की बात आने पर इंडिया ने इस डील को भी सही नहीं समझा। बात कुछ ऐसी है कि ये डील भले ही 2022 में साइन हुई हो, लेकिन इसके डिस्कशंस 2011 से चल रहे थे और 2015 तक चलने के बाद इंडिया ने खुद इस एग्रीमेंट से बैकआउट कर लिया, क्योंकि एकदम शॉर्ट बेसिक लैंग्वेज में अगर समझे तो ये डील इंडिया के कुछ प्रॉफिटेबल कमोडिटीज के लिए ड्यूटी फ्री नहीं था एंड हेंस हमारे लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। नाउ ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को काफी हैम्पर कर सकता था, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया के कुछ सेक्टर्स मैसिवली इफेक्ट होने वाले थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर ने खुद कहा कि क्योंकि ये नेगोशिएशंस अटक गए थे, ऑस्ट्रेलिया के फार्म प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा। But still, India chose to make this brave choice and stood by it. इसके बाद हमारे खुद के कॉन्टिनेंट एशिया की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने हमेशा ही अपने नेबरहुड पर ज्यादा ध्यान दिया है और अभी 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया ने एशियन कंट्रीज को लेकर और भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। सो एसोसिएशंस लाइक ASEAN, SAARC और SCO, इन सब से इंडिया अपना अलायंस और इन्फ्लुएंस एशियन कंट्रीज में एक्टिवली बढ़ा रहा है। और तो और बचे हुए वेस्ट एशिया में भी इंडिया कंट्रीज के साथ बायलैटरली काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया और इजराइल। बट यहाँ पर भी ये सभी रिलेशंस नेशनल कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए हैं और इसीलिए इंडिया को कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़े थे, जैसे कि इजराइल के केस में ले लो। हर कोई जानता है इजराइल मानो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड और दोनों भी देश नेचुरल एलाइज है। लेकिन 2017 में जब जेरूसलम को इजरायली कैपिटल बनाने का प्रपोजल यूएस ने UN में रखा, तब इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। एक्चुअली एंशिएंट सिटी जेरूसलम पर इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही क्लेम करते हैं और उस समय एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि इंडिया इस मैटर पर जरूर इजराइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों की फ्रेंडशिप वेल नोन है। और तो और तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रीज को थ्रेटन तक किया था कि अगर किसी देश ने इस प्रपोजल का विरोध किया तो यूएस उनका एड रोक लेगा और नॉन कोऑपरेट करेगा। बट स्टिल इंडिया स्टूड फॉर इट्स इंटरेस्ट्स। कैसे? देखो, इंडिया के इस एक्शन का मेजर रीजन था OIC दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है जिन्होंने यूएस के इस मूव को अपोज किया था और इस OIC के 57 कंट्रीज के साथ इंडिया के काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। सो अगर इंडिया यूएस और इजराइल के फेवर में वोट करता तो जाहिर सी बात है कि इन 57 कंट्रीज से इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैम्पर हो जाते, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट था। और इसीलिए इस सिचुएशन में इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के खातिर अपने दोस्तों का साथ छोड़ा और तो और एक नॉन फ्रेंडली कंट्री का साथ दिया, जैसे टर्की, जिसने भी UN में यूएस इजराइल के इस प्रपोजल के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन निकाला था। और इसके अलावा फ्रेंड्स, बात रही लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो पहले तो इंडिया के इन नेशंस के साथ ऑलरेडी काफी अच्छे रिलेशंस हैं और इसको फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए इंडिया दो बड़े-बड़े ट्रेड प्लेटफॉर्म्स G20 और G7 में लगातार ग्लोबल साउथ के इश्यूज की बात कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने तो एक इंडिपेंडेंट फोरम FIPIC ही लॉन्च किया है, डेडिकेटेड टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन फॉर ऑल ओशियानिया कंट्रीज। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज इंडिया जिस तरीके से ग्लोब के हर हिस्से में अपना इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस डाल रहा है एंड एट द सेम टाइम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करने के लिए भी अपने एलाइज के अगेंस्ट खड़ा रह रहा है, दिस अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटिफुली सम्स अप इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी। इनफैक्ट इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई जगहों पर सीक्रेटिवली काफी एग्रेसिव भी हो रहा है। और यहां पर चाइना, हमारे नेबर के केस में इंडिया चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस द मलाक्का स्ट्रेट को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि धीरे धीरे करके हम चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सके। बट चाइना जैसी इतनी विशाल इकोनॉमी को हम अपने ऊपर डिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं और इंडिया ये मास्टर स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है? वेल, इस पूरे मामले पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत कुछ नया जानने